हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्रेविस थ्योरी ऑफ ट्रेड बताने वाली हूँ। ये थ्योरी जो है हेक्सचर ओवलिन थ्योरी को ही आगे बढ़ाती है। ये इरविंग बी क्रेविस के द्वारा 1956 में दी गई थी। ये क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब होगा कि जो हमारी कोई वस्तु है वो हमारे डोमेस्टिक एरिया में है या नहीं है, मतलब अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। यही सब चीज़ हैं जो पैटर्न ऑफ ट्रेड को डिसाइड करते हैं, व्यापार की दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर कोई वस्तु हमारे पास उपलब्ध है यानी अवेलेबल है तो व्यापार होगा, ट्रेड होगा। और अगर अवेलेबल नहीं है तो व्यापार नहीं होगा। और अगर उपलब्ध नहीं है या बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में हो जिससे कि केवल हमारा जो डोमेस्टिक हमारी डिमांड है वो ही फुलफिल हो पाती हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हम उसको। अवेलेबिलिटी जो है वो भी दो टर्म्स में देखी जाएगी। एक तो ये है एब्सोल्यूट या रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और रिलेटिव हम जानते हैं कि जब दो में कंपैरिजन होता है कि है शॉर्ट सप्लाई है, लेकिन इतनी है कि अपने देश की डिमांड ही पूरी नहीं हो पा रही, तो एक्सपोर्ट किस प्रकार से हो पाएगा। तो जो अवेलेबिलिटी है इसी के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है कि जो भी हमारा पैटर्न ऑफ ट्रेड है वो कैसे डिसाइड होता है कि कोई भी जो वस्तु है वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ज़्यादा मात्रा में है कि कम मात्रा में है। अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तभी तो हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो हमारी क्या प्रायोरिटी होती है कि हम अपने डोमेस्टिक एरिया में ही अपनी जो डिमांड है उसको फुलफिल करें, और उसके बाद जो जो सरप्लस रहे उसको हम एक्सपोर्ट करें। अब ये जो अवेलेबिलिटी है ये कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करती है। जैसे कि सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक देश के पास जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है पर्याप्त मात्रा में है, एबंडेंट है, तो वो क्या करेगा, उनसे वस्तुएं बनाएगा और बड़ी मात्रा में उनको बेचेगा। ठीक है, उन्हें बड़ी मात्रा में बनाकर वो अपने पास अपनी डिमांड भी पूरी करेगा और उन्हें एक्सपोर्ट भी करेगा। और अगर उनके पास वो कमी है तो क्या करेगा, वो उसी चीज़ का इंपोर्ट करेगा। तो जो हमारा पैटर्न ऑफ ट्रेड है वो कैसे डिसाइड होगा कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केयर हैं या एबंडेंट हैं। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी कमी होना या उनकी अधिक मात्रा होना ही पैटर्न ऑफ ट्रेड को, व्यापार की दिशा को निर्धारित करता है। दूसरा है हमारा पास तकनीकी विकास, तकनीकी टेक्निकल प्रोग्रेस कैसी है हमारे यहाँ। ठीक है, इससे क्या होगा, हम टेक्निकली अच्छे हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ वस्तुओं को अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी और हम उसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम टेक्निकली डेवलप नहीं है, हमारी तकनीक उतनी डेवलप नहीं है, तो क्या होगा, हमें उन वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा होता है देखिए वस्तु विभेद, है ना। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसमें क्या है कि एक देश, मान लीजिए किसी देश ने कोई वस्तु बनाई और वो नई नई मार्केट में आई है, तो उस नई वस्तु की वजह से उसकी कुछ समय के लिए मार्केट पर मोनोपोली हो जाती है। ठीक है, और उसका वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा और उसकी मतलब उसकी ही डिमांड रहेगी हर जगह, क्योंकि वो नई वस्तु मार्केट में है। और ऐसे ही अगर कोई दूसरा देश बना लेता है कोई नई वस्तु, तो उसकी उस वस्तु पर मोनोपोली हो जाती है। और नए नए जो आविष्कार होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे भी मोनोपोली मिल जाती है। तो वस्तु विभेद से भी हमारा, डिस्क्रिमिनेशन से भी हमारा जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है वो थोड़ा बहुत डिसाइड होता है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियाँ भी होती हैं कि टैरिफ है, नॉन। देखिए टैरिफ और नॉन टैरिफ से भी कई रुकावटें आती हैं। जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है उससे जो हमारे गुड्स का फ्लो होता है उसमें भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है या उस पर रोक लगा रही है। जैसे कार्टेल है, ओपेक है, ये कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं जिससे कि जो हमारी वस्तु है वो हमें मिलने में, अवेलेबल होने में कई सारी दिक्कत आती हैं। अब देखिए इसके बेस पर ही क्या कर सकते हैं हम, ये हमारे जो हमने बताए हैं कई सारे फैक्टर, अब हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कि चार देश हैं, ए बी सी डी, दो वस्तुएं हैं, एक तो गेहूं है और एक इस्पात है। ए बी और सी हैं, उनके पास तो जो लैंड की है, हमारे पास कृषि के लिए जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और जो बी सी डी हैं उनके पास जो है लोहा अच्छी मात्रा में है। तो आप इसमें देख पाएंगे कि क्या है, जो हमारा बी और सी है ये तो दोनों चीज़ें बना पाएंगे, कृषि भी और इस्पात भी। लेकिन जो ए साइड में बचा हुआ है सर्कल के अंदर, तो वो सब हैं जो हमारे, जिनके पास सब कुछ है, लोहा भी है और भूमि भी है। लेकिन सर्कल से बाहर ए है, इसके पास क्या है, केवल कृषि ही अच्छी मात्रा में है, तो ये गेहूं पर ही फोकस करेगा।
ये गेहूँ पर्याप्त यानी कि इसको कहा जाएगा व्हीट अबंडेंट कंट्री। और उसके बाद नीचे देखिए इधर सर्कल से बाहर डी है, ये क्या है, लोहा अच्छी मात्रा में है तो ये इस्पात पर्याप्त मात्रा में बनाएगा तो इसे कहा जाएगा स्टील अबंडेंट कंट्री। ये अब बी और सी का देख लेते हैं। इनमें जो व्यापार होगा ना ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत के आधार पर होगा। तो देखिए इनमें घरेलू विनिमय दर क्या होगी, बी में तो है 6 यूनिट गेहूं के बराबर 1 यूनिट इस्पात, ठीक है। और जो देश सी है यहाँ पर क्या है, 3 यूनिट गेहूं के बदले 1 यूनिट इस्पात मिल रही है। तो जब इनमें आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो 4 यूनिट गेहूं बराबर 1 यूनिट स्टील रहेगा। यानी जो बी देश है वहाँ पर क्या है, 6 यूनिट वीट बराबर 1 यूनिट स्टील। और सी जो है, सी में 3 यूनिट वीट के बराबर 1 यूनिट स्टील। तो देश बी गेहूं और इस्पात का निर्यात एक दूसरे को करेंगे, क्योंकि दोनों वस्तुएं बना सकते हैं तो ये एक दूसरे को करेंगे। अब ये कारक अनुपात के आधार पर हम इनकी अवेलेबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो किसने दी है, ये दी है रोनाल्ड फिंडले ने। ये क्या बता रहे हैं कि देश बी के पास तो कृषि योग्य भूमि अधिक है और देश बी में गेहूं का उत्पादन होगा, और देश ए में स्टील लोहा अधिक है तो वहाँ पे स्टील का उत्पादन होगा, ठीक है। देख लेते हैं किस प्रकार से व्यापार होगा। देखिए हमने ये डायग्राम बनाया है, तो इसमें क्या है हमारा, ये हमने जो बनाया है ये A1 जो है ये हमारा देश ए का पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और A1B जो है ये हमारा पीपीसी है देश बी का, ठीक है। और NT1 जो है ये इधर जो है, ये NT1 है, देश ए में इस्पात की अधिकता है। और NT जो है वो देश बी में गेहूं की अधिकता है, ठीक है। और ये P0 जो है ये, और P1 है, व्यापार की शर्तें हैं। देश ए में जो उत्पादन बिंदु है वो T1 है, और देश बी में जो उत्पादन बिंदु है वो T है, ठीक है। और ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सरप्लस है ना, ये जो है N1T1, और ये असरप्लस है NT। तो जब आपस में ट्रेड करेंगे तो इनको NT और N1T1 का आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा ये सिद्धांत सिद्ध होता है। क्रेविस की जो ये थ्योरी है ये कारक अनुपात थ्योरी से अच्छी होती है। अब इसमें क्या क्या कमी है, एक तो इसमें मांग पक्ष को नहीं देखा गया है कि किसी भी देश में मांग किस प्रकार की है, उसी से तो व्यापार निर्धारित होगा। इस बात से थोड़ी कि आपके पास वो वस्तु अवेलेबल है या नहीं, उसकी डिमांड भी तो होनी चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं विकसित देशों में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ तो लगभग सभी चीज़ों का व्यापार होता है, सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये जहाँ तक है अल्प विकसित देशों में ज़्यादा उपयुक्त है। और ये कुछ ही पक्ष में अप्लीकेबल हो सकती है, सभी पक्ष में अप्लीकेबल नहीं हो सकती है। तो हमारी ये क्रेविस की थ्योरी थी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।